हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीवी और यांत्रिक के रिगार्डिंग साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 10th को। इससे पहले साइंस के 9 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया गया है, तो जिन लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। आपको बता दें कि ये हमारे 02-2022 बैचेस के रिगार्डिंग लेक्चर चल रहे हैं। 01-2022 बैचेस के रिगार्डिंग जो आपके लेक्चर्स थे, जिसका कि आपको अग्नि बैचेस के नाम से आपको लेक्चर होंगे। किस नाम से? अग्नि बैचेस के नाम से लेक्चर होंगे। उसमें आपको हमने साइंस के 42 प्रैक्टिस सेट्स को दिया है। कितने प्रैक्टिस सेट्स को? 42 प्रैक्टिस सेट्स को दिया है और सभी प्रैक्टिस सेट्स में 10-10 क्वेश्चन है, तो आपके 420 क्वेश्चन वहाँ पे हो जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको देखना काम है, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन से प्रीवियस एग्जामिनेशन में यानी आपके 01-2022 बैचेज में भी क्वेश्चन दिए गए थे और इस बार भी आने के चांसेस बनते हैं। तो आपका काम रहेगा कि इस सारे वीडियोज़ को अच्छे से देखना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द। कहा जा रहा है कि फ्लेमिंग के द्वारा जो राइट हैंड रूल दिया गया था, यानी दाहिने हाथ का जो नियम दिया गया था, वो किसके डायरेक्शन के लिए था, यानी किसके डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए था। ठीक है, तो आपने सीखा होगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। आपने सीखा होगा कि जब किसी भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, जब हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में जब डालने के बाद जो हमारा कंडक्टर होता है, तो उस कंडक्टर पे जो हम करंट का डायरेक्शन होता है वो हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से निकालते हैं। जैसे कि ये हमारा कंडक्टर हो जाता है, तो इसको हम क्या निकालते हैं? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम इसके डायरेक्शन को निकालते हैं, ठीक है। और वहाँ जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अनुसार हमारा जो थंब का इंडिकेशन होता है वो हमें क्या बताता है? करंट का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंड्यूस करंट होता है, जब भी हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, तो फिर से सुनिएगा, जब भी हम किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो उस पर इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से निकालते हैं। तो सिंपल अल्टरनेटिंग करंट नहीं, डायरेक्ट करंट नहीं, एक्चुअल करंट नहीं, इंड्यूस करंट को, यानी उस पर उत्पन्न होने वाला करंट को, यानी प्रेरित धारा को हम किससे निकालते हैं? आपके राइट हैंड रूल से निकालते हैं, फ्लेमिंग के, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आपका है, आपको बता दें कि यहाँ पे आपको बता दें कि आपके लिए परीक्षा ऐप ने टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया है आपके लिए। तो आप सभी को हमेशा की तरह हम आपको बोलना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट हमारे पहले से पूछ रहे हैं कि सर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किस तरीके से करें, कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो आप सभी लोग जाइए परीक्षा ऐप के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। आपको इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का आपको 300 रुपीज़ वहाँ पे बता रहा होगा, लेकिन आप अगर ट्यूटर 50 डालते हैं, याद रखिए स्पेशल कैपिटल लेटर में एकदम TUTOR ट्यूटर 5050, अगर आप ट्यूटर 50 कोड डालते हैं तो आपका ये 300 का प्राइस कितना हो जाता है? अब घट के आपका ये हो जाता है आपका 149, यानी 149 रुपया। फ़ायदा आपको यहाँ पे यह होता है कि आप अगर इस प्रैक्टिस सेट्स को अभी ले लेते हैं, यानी आपके 1 से 2 दिन के अंदर आप अगर इसे ले लेते हैं, तो आपको मार्च तक टाइम बचता है और ये मार्च तक आपके 3 मंथ का वैलिडिटी होता है इसका। तो मार्च तक आपका एग्जामिनेशन होगा, तो अभी से लेकर मार्च तक जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट्स होंगे उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाइएगा। सबसे बेनिफिट वाला यह भी चीज़ होगा कि हमारे जितने भी कोस्ट गार्ड के स्टूडेंट हैं, GD DV यांत्रिक के लिए, आपको बता दें कि आपको यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज को लेने के बाद एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए और आपके कोस्ट गार्ड के लिए और NDA के लिए, इस तीनों के रिगार्डिंग आपको चारों के एग्जामिनेशन के प्रैक्टिस सेट्स को बना जाना होगा। क्योंकि अगर इन चारों एग्जामिनेशन के प्रैक्टिस सेट्स अगर आप बना के आप जाते हैं कोस्ट गार्ड के एग्जामिनेशन को देने, तो सारे कंसेप्ट आपका दोबारा रिवाइज हो जाएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाएगा। इसका फ़ायदा यह भी होगा कि आपका अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर पाइएगा ही कर पाइएगा, लेकिन साथ ही साथ आपका क्या होगा? आपके क्वेश्चंस का लेवल भी आपका अच्छा खासा बूस्ट अप हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सभी एग्जामिनेशन अलग अलग प्रकार के लेवल के क्वेश्चन होते हैं, सिलेबस सबका सेम ही है, लेकिन क्वेश्चन के लेवल अलग अलग है, ठीक है। तो उससे आपको यह फ़ायदा मिलेगा। तो आप सभी लोग जाइए और जल्दी से इस प्रैक्टिस सेट्स को अभी बाय कीजिए। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं आपके परीक्षा ऐप के, तो परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पे जब कोड डालेंगे, डिफेंस सेक्शन में जाके कोड डालेंगे जब आप, तो डिफेंस पैकेज सभी एग्जामिनेशन के लिए 1 पास पैकेज डालने के लिए आप ट्यूटर 50 कोड डालिएगा, आपको वहाँ पे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से जाके इस ऑफर का आप लाभ उठाइए और अच्छे से प्रैक्टिस सेट्स को बनाइए, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? हमारा 2 है। नंबर 2 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AM रिगार्डिंग रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। यानी आपका AM का फुल फॉर्म क्या होता है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। तो देखिए AM जो होता है वो आपका बता दें कि AM ब्रॉडकास्टिंग जो होता है ये प्रोसेस होता है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का बाय यूजिंग क्या करके? बाय यूजिंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, बाय यूजिंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यानी AM का फुल फॉर्म क्या होता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज करके हम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जब करते हैं तो उसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? आपका AM का यह फुल फॉर्म हो जाता है, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? आयाम मॉड्यूलेशन, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि विच कलर इज द कंप्लीमेंट्री कलर ऑफ येलो। ठीक है, कहा जा रहा है कि कौन सा रंग पीले रंग का पूरक होता है, यानी कंप्लीमेंट्री कलर होता है इनमें से येलो का। तो कंप्लीमेंट्री कलर मतलब क्या होता है, तो कंप्लीमेंट्री कलर मतलब होता है उस कलर के अपोजिट कलर। ठीक है, यानी उस कलर के अपोजिट कलर। ठीक है, तो चलिए तो आपको बता दें यहाँ पे। ठीक है, तो आपको थोड़ा बता दें यहाँ पे कि कंप्लीमेंट्री कलर हम क्या करते हैं, उस कलर को कहते हैं यदि हम किसी भी दो कलर को अगर मिक्स करें, यदि हम किसी भी दो कलर को मिक्स करें और उसको मिक्स करने के बाद और कुछ एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में हम उसको मिक्स करें, यानी कुछ खास प्रोपोर्शन में मिक्स करें, और यदि हमें उस कलर को मिक्स करने के बाद एक न्यूट्रल कलर मिले, न्यूट्रल कलर मतलब ग्रे हो जाए, व्हाइट हो जाए और ब्लैक हो जाए, तो इन सभी कलर में से कुछ कलर मिल जाए हमें, तो हम कहेंगे कि वो दोनों कलर क्या है, हमारा कंप्लीमेंट्री कलर है। ठीक है, तो ये कंप्लीमेंट्री कलर का एक प्रकार से थ्योरी होता है। तो आपसे पूछा रहा है कि येलो कलर का कंप्लीमेंट्री कलर कौन सा होता है, तो येलो कलर का कंप्लीमेंट्री कलर होता है आपका ब्लू। क्या होता है, ब्लू होता है। कंप्लीमेंट्री कलर किसे कहते हैं, तो कंप्लीमेंट्री कलर वह कलर होता है यदि हम दो किसी कलर को मिक्स करें और हमें न्यूट्रल कलर मिले, क्या मिले, न्यूट्रल कलर मिले, तो हम कहेंगे कि वो हमारा क्या है, हमारा कंप्लीमेंट्री कलर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 4 क्वेश्चन। नंबर 4 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि ड्यूरिंग वॉशिंग ऑफ क्लॉथ वी यूज इंडिगो ड्यू टू इट्स। कहा जा रहा है कि हम कपड़े के धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, किस कारण से। ठीक है, तो कपड़े को धोते समय हम नील का क्यों प्रयोग करते हैं, तो हम प्रयोग करते हैं उसके प्रॉपर पिगमेंटेशन कंपोजिशन के लिए, यानी उचित वर्णक संरचना के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है इसका, 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपका है नंबर 5 क्वेश्चन। नंबर 5 में लिखा जा रहा है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन अ वॉच स्प्रिंग। वॉच स्प्रिंग में एनर्जी किस प्रकार का एनर्जी स्टोर होता है, तो याद रखिएगा सिंपल, किसी प्रकार का स्प्रिंग हो, यदि आपको जहाँ पे भी स्प्रिंग दिखा मिल जाए तो स्प्रिंग में हमेशा कौन सा एनर्जी होता है स्टोर, तो स्प्रिंग में हमेशा आपका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा कि स्प्रिंग के जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ kx स्क्वायर। क्या होता है, हाफ ऑफ kx स्क्वायर इज द एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी एनर्जी हाफ ऑफ kx स्क्वायर क्या होता है आपका, ये एनर्जी स्टोर्ड होता है किसी भी स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, 2 इज द राइट आंसर, यानी संभावित ऊर्जा। नेक्स्ट आपका है नंबर 6 क्वेश्चन। नंबर 6 में लिखा जा रहा है कि थर्म इज द यूनिट ऑफ। थर्म क्या होता है, थर्म मतलब ही हीट होता है, तो थर्म किसका यूनिट होता है आपका, ऐसा यूनिट होता है आपका हीट का। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, यानी गर्मी क्या है, थर्म का यूनिट किसका इकाई है, तो गर्मी का इकाई है। नेक्स्ट आपका है नंबर 7 क्वेश्चन। नंबर 7 में कहा जा रहा है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कंसेप्ट ऑफ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें किसके बारे में बताता है, किसके कंसेप्ट को देता है, तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपके सैंपल पेपर में भी यह क्वेश्चन दिया गया है। तो न्यूटन बात करें कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बताता है, किसके बारे में, लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बताता है। आपने इसे 9th क्लास में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, अगर आप डीबी के स्टूडेंट हैं, तब जीडी के स्टूडेंट हैं तो आप तो 11th 12th में भी इसके बारे में बहुत पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बताता है, यानी जड़ता के बारे में बताता है। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया एक प्रकार का क्या होता है आपका, प्रॉपर्टी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। आपने पढ़ा होगा इनर्शिया का डिफिनेशन, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिससे कि वो क्या करता है, कोई भी बॉडी अगर मोशन में रहता है तो वो मोशन में रहना चाहता है, और कोई बॉडी रेस्ट में रहता है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो ये होता है इनर्शिया का प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका है नंबर क्वेश्चन 8। नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि अ पॉन्ड ऑफ वाटर अपीयर्स लेस डीप ड्यू टू। क्या होता है, एक पॉन्ड मतलब किसी भी पानी का, जो आपका तालाब में जो पानी होता है वो कम गहरा क्यों दिखाई देता है, जबकि एक्चुअल डेप्थ में उसका ज़्यादा गहरा होता है, तो ये दिखता है आपके रिफ्रैक्शन के कारण। याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, आपने जैसे ये क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट को नहीं समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, तो आपने जब भी देखा होगा कि अगर आप किसी भी, जैसे मान लेते हैं तालाब में, अगर चलिए ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोड़िए, मान लेते हैं किसी तालाब में अगर आप मछली देखते होंगे, तो मछली अगर आपको यहाँ पे दिखता होगा, तो मछली आपको जैसे मान लीजिए ये मछली है, हालांकि मछली जैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन मान लेते हैं ये मछली है। ठीक है, तो चूहा जैसा दिख रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं, तो ये मछली है। तो ये मछली अगर आप देखेंगे कि अगर आप किसी पानी में अगर ताकिएगा तो मछली क्या होगा, आपको ऊपर दिखाई देगा, मछली क्या होगा, आपको ऊपर दिखाई देगा। लेकिन जब अगर हाथ दीजिएगा आप उसमें, तो वहाँ पे आपको मछली मिलेगा नहीं, वो पकड़ाएगा नहीं और सट से भाग जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो ये आपके रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। हालांकि मछली का जो आपको दिखता है जितना डेप्थ पे, उतना डेप्थ पे होता नहीं, उससे ज़्यादा डेप्थ पे होता है, यानी उससे ज़्यादा नीचे होता है। लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, वो आपका ऊपर दिखता है। क्या होता है, ऊपर दिखता है। रिफ्रैक्शन में देखिए, अब इसमें लंबा प्रोसेस होता है, आपके आँख से रेटिना से लाइट जाता है, उससे टकरा के आता है, मतलब उसमें प्रोसेस होता है। तो आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली याद रखिएगा। ये आपको एग्जांपल देकर अभी हम बताएं कि मछली वाला एग्जांपल आपको याद रहेगा। तो इसका आंसर क्या होता है आपका, रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, क्या होगा, रिफ्लेक्शन आपका होगा नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन सीधी सी बात है कि आपका ये मीडियम चेंज हो रहा है, आप बाहर है और ये वाटर है, दोनों का मीडियम चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, रिफ्रैक्शन हो रहा है, REFRACTION। ठीक है, रिफ्रैक्शन। तो ये आपका होता है रीजन कि हमें क्या होता है, एक्चुअल डेप्थ होता है वो दिखाई नहीं देता है, और हमें क्या देता है,
सूडो डेप्थ दिखा देता है, जो कि उतना होता नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है कि पॉन्ड ऑफ वाटर जो होता है हमें वो लेस डेप्थ अपीयर होता है, लेकिन होता है वो ज़्यादा गहरा। जैसे आपने देखा होगा स्विमिंग पूल देखा होगा, स्विमिंग पूल आपको दिखा होगा कि वो तो बहुत कम गड्ढा दिखेगा, जब आप जाइएगा तो उसका ज़्यादा गड्ढा रहता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों दिखता है, तो वो भी आपके रिफ्लेक्शन के कारण ही दिखता है, ठीक है। ये मछली वाला एग्जांपल वही है, पॉन्ड वाला एग्जांपल भी वही है, ठीक है, स्विमिंग पूल वाला एग्जांपल भी वही है। क्वेश्चन डिफरेंट तरीका से पूछ सकता है, लेकिन सबका कंसेप्ट वही होगा। नंबर 9 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी नोन टू मैन, जो एनर्जी का सबसे पुराना स्रोत होता है, यानी सबसे पुराना प्रकार है वो कौन सा है, तो सबसे पुराना प्रकार एनर्जी का है वो क्या है आपका जियोथर्मल एनर्जी। कौन सा एनर्जी होता है आपका जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। ठीक है, तो ये जो जियोथर्मल एनर्जी होता क्या है, तो आपको थोड़ा सा बता दें कि जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है। एक प्रकार का थर्मल एनर्जी होता है, यानी हीट एनर्जी होता है, जो कि क्या होता है कि जो कि आपका जनरेट भी होता है और कह सकते हैं यानी उत्पन्न भी होता है और आपके स्टोर भी होता है, कहाँ से, आपके अर्थ से। यानी जियोथर्मल एनर्जी इज अ टाइप ऑफ थर्मल एनर्जी विच इज जनरेटेड और स्टोर इन द अर्थ, ठीक है, जो कि जनरेट और स्टोर होता है कहाँ पे, आपके अर्थ में, ठीक है। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4 यानी भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, यानी जियोथर्मल एनर्जी आपके ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी यह होता है। नेक्स्ट आपका है नंबर 10 क्वेश्चन। नंबर 10 क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस कमर्शियली फ्रॉम कोल इज कॉल्ड, ठीक है, कोयले से व्यावसायिक रूप से उत्पादित ऊर्जा कहलाती है। यानी कोयले से जो प्रोड्यूस कमर्शियल, आपके कोई भी कमर्शियल कोयला होता है, यानी आप जो कोयला खरीद के लाते हैं वैसी को कमर्शियल कहते हैं, यानी कमर्शियल घरेलू तौर पे यूज करने वाला। तो कमर्शियल कोयला जो होता है, यानी कमर्शियल कोल जो होता है, उसमें उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो कौन सा एनर्जी होता है, तो वो कौन सा एनर्जी होता है बताइए, तो वो आपका थर्मल एनर्जी होता है, यानी आपका हीट एनर्जी होता है, ठीक है। थर्मल मतलब क्या होता है, हीट होता है ना, तो हीट एनर्जी होता है, यानी तापीय ऊर्जा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये कहते हैं आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके साइंस के रिगार्डिंग। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ तो एक बार गूगल करके जरूर देखिएगा। अगर वहाँ से भी आपको प्रॉब्लम होता है तो देन फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।